जल्दी मोदी सरकार के तीसरे टर्म का पहला साल पूरा होने जा रहा है। सरकार अपने 11 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अहम बैठक होने वाली है। इस सरकार के 11 सालों का लेखा जोखा इस बैठक में दिया जाएगा। डिटेल्स ले लेते हैं असीम से। तो असीम, बताएं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये अहम बैठक हो रही है, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जिस पर चर्चा होने की संभावना है? प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल 9 जून को शपथ ग्रहण की थी। अब उनके कार्यकाल को 1 साल पूरा होने वाला है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार का ये तीसरा टर्म है और सरकार के 11 साल भी पूरे होने वाले हैं। अब सरकार अपने एक प्रोग्रेसिव रिपोर्ट या यूं कहे कि रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखने की तैयारी कर रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक भी बुलाई है। इस बैठक के अंदर और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पहली बैठक है। इस बैठक के अंदर जो मंत्री है उनको ऑपरेशन सिंदूर की विस्तृत जानकारी उनको दी जाएगी। इतना ही नहीं, कई मंत्रालय अपने 11 सालों का लेखा जोखा भी वहां पर पेश करेंगे। वहां मंत्रियों की तरफ से प्रेजेंटेशन दी जाएगी कि पिछले 11 सालों के अंदर सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। खासतौर पर जो सरकार की नीतियां हैं गरीब, युवा, महिला और किसानों को लेकर के फोकस रही है, उनका भी ब्यौरा वहां पर दिया जाएगा। और उसके बाद सरकार इन सबको जनता तक पहुंचाने की जो है वो कोशिश करेगी। जनता के पास जाकर के इन सारी जानकारी दी जाएगी कि पिछले 11 सालों में सरकार की क्या अचीवमेंट्स रही, क्या क्या हासिल हुआ। तो एक बड़ी तैयारी यहां पर की जा रही है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक के बाद ये सारी तैयारी के जरिए जनता को ये सारी चीजें बताई जाएंगी। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। तो ऑपरेशन सिंदूर पर संसद के विशेष सत्र की मांग के बीच सरकार ने मानसून सत्र की तारीख का ऐलान कर दिया है। मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मानसून सत्र में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। 21 जुलाई से 12 अगस्त तक मानसून सेशन को चलाने का हमने डेट तय किया है। और हम ये भी कहना चाहता है कि कुछ लोग स्पेशल सेशन के बारे में बात करते हैं, तो इसमें ऐसा है, हर सेशन स्पेशल ही होता है। विंटर सेशन हो, मानसून सेशन हो, बजट सेशन हो, हर पार्लियामेंट सेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो स्पेशल सेशन होता है और देश का दिशा तय करने के लिए, कानून बनाने के लिए, नीति बनाने के लिए और बहुत ही जो अपने अपने मेंबरों का इम्पोर्टेंट बातें करने का भी प्लेटफॉर्म है। तो इसमें मैं चाहता हूं कि हर पार्टी मानसून सेशन जब आएंगे, फिर हम जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं फिर पार्लियामेंट में हम चर्चा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर वाले बयान पर घिरते नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने इसे लेकर नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का कहना है कि इस तरह का बयान सेना का सीधा अपमान है। बीजेपी ने यह भी कहा कि जो बात पाकिस्तानी सेना, आतंकी हाफिज सईद और लश्कर के दूसरे आतंकियों ने कही, वैसी बात राहुल गांधी कर रहे हैं। दरअसल सीज फायर को लेकर चल रहे विवाद पर राहुल ने तंज कसते हुए कह दिया था कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के कहने पर सीज फायर किया और अब इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। पहली बार राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं बोला, मौलाना मसूद अजहर ने भी नहीं बोला और हाफिज सईद ने भी नहीं बोला। इसमें से किसी ने यह शब्द नहीं बोला है कि भारत ने सरेंडर किया है, बल्कि उन लोगों ने अपनी अपनी तकलीफों का इजहार गाहे बगाहे किया है। अगर इसके बाद ये बोल रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप उन नेताओं से एक कदम आगे जाना चाह रहे हैं? एक हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, मगर यहां गैर मुल्ला इस कदर प्याज खाने में लगा हुआ है कि उसे लग ही नहीं रहा है कि यह देश के स्वाभिमान और सेना के शौर्य और सेना का कितना भीषण अपमान कर रहा है। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने
ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। साथ ही दूसरी तरफ आपको बता दें, राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब सेना का अपमान नहीं है। राहुल गांधी ने कोर्ट के सामने अपनी सफाई में कहा था कि वो चीन की आलोचना कर रहे थे। दरअसल ये पूरा मामला 2022 का है, जिसमें राहुल गांधी की उस टिप्पणी से जुड़ा हुआ ये मामला है। उन्होंने इसमें कहा था कि अरुणाचल में चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछेंगे, लेकिन चीन की तरफ से भारतीय क्षेत्र के 2000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा करने, 20 भारतीय सैनिकों की हत्या करने और अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों की पिटाई करने के बारे में एक भी सवाल नहीं पूछेंगे। तो आज आवाज अड्डा में हम इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। राहुल का बयान सेना का अपमान 7:57 पर जरूर देखिए। तो भारत की स्ट्राइक से पाकिस्तान में कितनी तबाही हुई है, इसे अभी खंगाला जा रहा है और जो नई जानकारी मिली है उसके मुताबिक पाकिस्तान के 6 एयरक्राफ्ट को तबाह किया गया। साथ ही पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह करने के लिए भारत ने जमीन से ब्रह्मोस मिसाइल नहीं चलाई, बल्कि हवा से क्रूज मिसाइल से हमला किया था। 6-7 मई की रात से शुरू होकर 10 मई की रात तक चले ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में आतंकी कैंपों को धुआं कर दिया और साथ ही पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सत्ता को घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान की पेशानी पर ये वो दर्द है जो भारत से जब जब हवा का झोंका भी जाएगा तो हर बार एक नई टीस देगा। भारतीय वायुसेना ने इस ऑपरेशन में जो किया वो अब तक के इतिहास में पाकिस्तान की सबसे बड़ी सैन्य बेइज्जती है। पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट तबाह किए गए, एक C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नष्ट किया गया, 2 AEWC विमान को नेस्तनाबूद किया गया, 10 से ज्यादा UCAV ड्रोन ध्वस्त कर दिए गए। बिना जमीन पर कदम रखे भारत ने पाकिस्तान की वायु शक्ति को पंगु बना दिया। सिर्फ हवा से हमला, और ऐसा हमला कि पाकिस्तानी सेना घुटनों पर आ गई। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत ऐसा जवाब दिया जिससे PAF यानी पाकिस्तानी वायुसेना की रीढ़ हिल गई। भारत ने जमीन से ब्रह्मोस नहीं दागा, एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल से हमले किए, राफाल और सुखोई 30 से हमले किए गए, पाकिस्तान के एयरबेस तबाह किए गए, हैंगर और हाई वैल्यू टारगेट्स नष्ट किए। पाकिस्तान में बहुत अंदर तक स्ट्राइक करने के लिए भारत ने पहली बार युद्ध में S-400 मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया। S-400 से पाकिस्तान के भीतर 300 किलोमीटर तक हमले को सटीक तरीके से अंजाम दिया गया। सूत्रों के मुताबिक भारतीय वायुसेना अब भी इस ऑपरेशन से जुड़ा डेटा खंगाल रही है और माना जा रहा है कि पाकिस्तान के कई क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक हथियार भी इस जवाबी हमले में बेअसर कर दिए गए। ANI के सूत्रों ने कहा है कि पाकिस्तानी हैंगर में लड़ाकू विमानों की मौजूदगी के बारे में हमें जानकारी है, लेकिन हम जमीन पर विमानों के नुकसान की गिनती नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तानी वहां से मलबा भी नहीं निकाल रहे हैं ताकि नुकसान की असलियत सामने ना जाए। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं रामनगरी अयोध्या, जहां श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जारी है। 3 दिवसीय अनुष्ठान का आज दूसरा दिन है। कल पंचांग पूजन, यज्ञ और वास्तु पूजा जैसे धार्मिक कार्यक्रम हुए थे और कल यानी 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा विधि पूर्ण होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में मुख्य यजमान होंगे। इससे पहले श्री राम मंदिर के प्रथम तल का जायजा लिया हमारी संवाददाता सपना शुक्ला ने, और प्रथम तल पर ही भगवान श्री राम दरबार की सुंदर मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। मूर्तियों को देखिए जरा आप, मानो यूं लगता है कि अभी बोल पड़ेंगी। जैसे ये दशरथ जी की एक मूर्ति है और उनके हाथ में राम लला हैं, जो देखिए कितनी खूबसूरती से बनाए गए हैं। कौशल्या माँ हैं, केकई हैं, उनकी तीनों देखिए रानियां हैं।
उधर ये यज्ञ वाली एक झांकी बनाई गई है, जब यज्ञ किया जाता है और यज्ञ से कलश मिलता है। और ऐसे ही इधर भी है। अभी देखिए कुछ जो है कंप्लीट हो गई हैं, एक मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए कितनी खूबसूरत है। जब शादी हो रही होती है और धनुष तोड़ दिया होता है राम जी ने, तो देखिए उसके बाद परशुराम जी आते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा, मैंने शिव को दिया था, किसी ने तोड़ कैसे दिया। तो कितनी खूबसूरती से बनाए गए हैं। और इसमें रंजीत जी ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक भी चित्र नहीं देखा है। बिना चित्र को देखे, रामचरितमानस की चौपाइयों को याद करके, उनको पढ़ के और आंखें बंद करके, राम का सुमिरन करके वो इन चित्रों को बनाते हैं, वो इन मूर्तियों को बनाते हैं। ये वाकई में अद्भुत है। चलिए अब आपको बताते हैं रेल यात्रियों से जुड़ी हुई अहम खबर। ट्रेन टिकट की ऑनलाइन विंडो खुलते ही सीटों का चंद सेकंडों में फुल हो जाना या तत्काल बुकिंग के दौरान पेमेंट गेटवे का क्रैश हो जाना। रेल यात्रियों को आए दिन इस तरह की असुविधा का सामना करना पड़ता है। आपको होने वाली इस वजह के जो दिक्कत है उसकी बड़ी वजह है जालसाजों की गैंग, जो बॉट अकाउंट के जरिए बुकिंग खुलते ही टिकट साफ कर देते हैं। इन्हीं जालसाजों पर एक्शन लेते हुए रेल मंत्रालय और IRCTC ने 2.5 करोड़ फेक आईडीज को ब्लॉक किया है। इन्हीं फेक आईडीज की मदद से जालसाज ऑनलाइन टिकट विंडो के खुलते ही 5 मिनट में सीटें बुक कर लेते थे। इनमें से कई अकाउंट एजेंट्स और सॉफ्टवेयर से भी जुड़े हुए थे, जो सिस्टम में खामियों का फायदा उठा रहे थे। आपको बता दें, इस एक्शन के बाद रेल मंत्रालय ने सफाई दी है कि ऑनलाइन टिकट प्रणाली को आधुनिक और सुरक्षित बनाया जा रहा है ताकि फ्रॉड को रोका जा सके। तो रेलवे की टिकट बुकिंग में क्या घपला है और आपको कैसे मिल सकता है कंफर्म टिकट, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर रेलवे टिकट बुकिंग विकट। क्लासिक लेजेंड YSD एडवेंचर बाइक को नए अवतार में लॉन्च किया गया है। इसकी कीमत 2,14,000 से 2,26,000 के बीच है। इस नई YSD एडवेंचर बाइक में क्या बदलाव किए गए हैं, साथ ही ये कैसे रॉयल एनफील्ड को टक्कर देगी, बता रहे हैं कुमार संजय। YSD ने अपनी एडवेंचर बाइक को नए अवतार में लेकर आ गई है, लेकिन सवाल उठता है कि इस बाइक में बदला क्या किया गया है। तो जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है इसके कॉस्मेटिक में। जो हेडलैम्प देख रहे हैं वो ट्विन शेप में है। यहाँ पर आपका वाइजर नया है और जो इसका स्पीडोमीटर है वो भी आप उसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और उसका डिजाइन भी नया है। जो सीट है वो नया दिया गया है और जो पीछे का टेल लैंप है उसमें भी ट्विन आपका लैंप दिया गया, जो पहले सिंगल लैंप हुआ करता था। मेन बदलाव इसके इंजन में किया गया है। इंजन की कैपेसिटी पहले की तरह है 334 सीसी, पावर आउटपुट जी हाँ 29.6 bhp और टॉर्क 29.2 न्यूटन मीटर। और ये टॉर्क है 1 से 3 गियर में आपको पूरा पिक टॉर्क मिलता है। और ये मिलता कैसे, तो जो इसका गियर रेशियो है उसमें बदलाव किया गया है और जो इसका चैन स्पॉकेट का जो टीथ है उसमें बदलाव किया गया है। जो रियर का जो स्पॉकेट है वो अब 45 से बढ़ा करके 47 किया गया है ताकि आपको बेहतर टॉर्क मिले जब आप किसी भी एडवेंचर रास्ते में चलाएं। टायर का साइज पहले की तरह है 21 और 17। फ्यूल टैंक का साइज भी पहले की तरह है 15.5 लीटर और कीमत जान लीजिए 2,14,000 से स्टार्ट होती है और जो उसकी टॉप मॉडल उसकी कीमत है 2,26,000 रुपया। कंपनी ने इसे लॉन्च कर दी है और ये आज से ही शोरूम में मिलनी शुरू हो गई है। बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, सरकार इलेक्ट्रिक ट्रकों को बढ़ावा देने के लिए खास स्कीम लाने जा रही है। भारी उद्योग मंत्रालय ने PM E-ड्राइव के तहत कंसल्टेशन लगभग पूरा कर लिया है। डिटेल्स लेते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन बताएं, इलेक्ट्रिक ट्रकों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी खास स्कीम जल्द लॉन्च की जा सकती है? जी गुड आफ्टरनून। आपने कुछ दिन पहले देखा था कि इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए गाइडलाइंस आई थी और जो अगली बड़ी चीज़ होने वाली है वो है इलेक्ट्रिक ट्रक पे फोकस। सरकार एक स्कीम ला रही है PM E-ड्राइव के अंदर, उसके लिए 500 करोड़ रुपया अतिरिक्त रखा गया है और ये इंसेंटिव देगा इलेक्ट्रिक ट्रक्स की मैन्युफैक्चरिंग को भारत में। और कितना इंसेंटिव मिलेगा, तो अभी जो प्रस्ताव चल रहा है उसमें 2 ऑप्शंस हैं, या तो 5,000 रुपये प्रति किलोवाट आवर या फिर 7,500 रुपये प्रति किलोवाट आवर। और कोशिश की जाएगी कि 5,000 रखा जाए ताकि अधिक से अधिक गाड़ियों
गाड़ियों को इसमें शामिल किया जा सके। इसमें एक शर्त रखी जाएगी स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट की कि जो भी लोग इंसेंटिव लेना चाहते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स हो, फ्लीट ओनर्स हो, उन्हें एक स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट पुराने डीजल गाड़ियों का रखना पड़ेगा, या फिर वो उसे ट्रेड भी कर सकते हैं, किसी और से खरीद सकते हैं। इस शर्त को रखा जाएगा। स्टेक होल्डर कंसल्टेशन लगभग पूरा हो चुका है और जो अनुमान लगाया जा रहा है इसके बाद जो डीजल गाड़ियां हैं और जो इलेक्ट्रिक ट्रक्स हैं उनके बीच का जो फासला है करीब 15-20% कीमतों में अंतर पड़ जाएगा, क्योंकि अभी जो इलेक्ट्रिक ट्रक्स हैं लगभग दोगुनी कीमत की होते हैं एक डीजल ट्रक के मुकाबले। तो इस अंतर को कम करने की कोशिश की जा रही है। गाइडलाइंस लगभग तैयार है, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन पूरा हो चुका है और अगले कुछ दिन में ये जारी कर दिया जाएगा। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। तो आईपीएल 2025 की चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम बेंगलुरु पहुंच चुकी है। एयरपोर्ट पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने खुद उनका स्वागत किया। वहीं भारी संख्या में जुटे फैंस ने तालियां बजाकर अपने हीरो का जबरदस्त स्वागत किया, अभिनंदन किया। चिन्ना स्वामी स्टेडियम में जीत का जश्न का माहौल है। बेंगलुरु एयरपोर्ट से लेकर टीम होटल और कर्नाटक विधान सौदा के बाहर तक प्रशंसकों का भारी हुजूम लगा हुआ है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 18 साल में पहली बार आईपीएल का खिताब जीता है। कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को 6 रन से हराते हुए आरसीबी ने अपने तमाम फैंस को खुश होने का मौका दिया। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज नई दिल्ली में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आतंकवाद के खिलाफ साझेदारी और संकल्प दोहराया गया। इस बातचीत में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लिस ने हिस्सा लिया। रिचर्ड मार्लिस ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दोनों देशों के रिश्तों को एक नई ऊंचाई मिली है। वहीं राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के लिए अहम काम भी हुआ है। पिछले 3 साल में रक्षा सहयोग व्यापक रणनीतिक संबंधों का महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर उभरा है। एक ऐसे समय में जब भारत सीमा पर चुनौतियों का सामना कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के सहयोग के लिए भारत शुक्रगुजार है। हम संबंधों को आगे बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करेंगे। This meeting is happening at a time when India is facing extreme challenges at our western border, and we have taken steps in response to barbaric incident in Kashmir. We thank Australia for its support on this issue. अब बात शेयर बाजार की। आखिरकार 3 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लग गया। आज सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स 261 पॉइंट चढ़ा तो वहीं निफ्टी ने 78 पॉइंट की बढ़त हासिल की। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स दिन के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ। मार्केट का पूरा हाल बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन डेफिनेटली हमें शानदार तेजी, शानदार रिवाइवल सेकेंड हाफ में बाजार में आता हुआ दिखाई दिया है। ग्लोबल क्यूज भी हमें एक न्यूट्रल बेसिस पे देखने को मिले थे। इनफैक्ट जो आज की बाइंग देखी गई है इन्वेस्टर्स की तरफ से, स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिले हैं। साथ ही आरबीआई की पॉलिसी जो है उसके लिहाज से भी बैंकिंग स्टॉक्स, जो हमारे रियलिटी स्टॉक्स है, काफ़ी ज़्यादा फोकस में बने हुए हैं। यही नहीं बल्कि अगर हम बात करें बाकी इस टाइम पे डिफेंस शेयर की, रेलवे शेयर की, वहाँ पे भी अच्छे खासे मूव हमें तेजी से देखने को मिले हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप का जलवा तो हमें काफी लंबे टाइम से देखने को ही मिल रहा है, लेकिन आज बड़े जो मेजर इंडाइसेस है वहां की भी जो तेजी है शानदार रही है। अब देखते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। देखो इटर्नल में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, करीबन 3.5% की। वहीं अगर बात करें जियो फाइनेंशियल की 2.5% का इजाफा यहाँ पे भी आता हुआ दिखाई दिया है। इंडसइंड बैंक में वापस से एक रिवाइवल 2% तक के करीबन अपमूव देखने को मिले हैं। टाटा मोटर्स की बात करी जाए तो करीब 1% की तेजी। यहाँ पे रिपोर्ट भी आई थी ब्रोकरेज की। ब्रोकरेज का जो स्टांस था वो न्यूट्रल टू पॉजिटिव साइड बना हुआ था। अब बात करते हैं गिरने वाले शेयर्स की। देखिए बजाज फिनसर्व में आज हमें एक कमजोरी का सिलसिला देखने को मिला है। ट्रेंड की बात करी जाए तो करीबन 0.25% के डाउन साइड यहाँ पे देखने को मिला है। इनफैक्ट आयशर मोटर्स भी आज थोड़ा सा पेन में आता हुआ दिखाई दिया। और श्रीराम फाइनेंस की बात करी जाए तो करीब 1% की गिरावट यहाँ पे भी हमें देखने को मिली है।
देख लेते हैं मिड कैप का हाल कैसा था। जैसे कि मैंने आपको बोला ही था कि जो रेलवे शेयर है काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिली थी, 0.75% का इजाफा यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया है। पीबी फिनटेक की बात करी जाए तो करीबन 6% के मूव्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। एपीएल अपोलो ट्यूब्स की बात करी जाए तो 5% का अप्रॉक्सीमेटली अपसाइड यहाँ पे है और जुबिलेंट फूड वर्क भी करीब करीब यहाँ पे 5% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया। देखिए जितने भी ये वाले काउंटर्स हैं, फूड काउंटर्स हैं, वहाँ पे जो जुबिलेंट फूड है वो ब्रोकरेज को इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। मिड कैप के गिरने वाले शेयर में एबीएफआर यहाँ पे एक ब्लॉक डील हुई थी, जिसके बाद ये रिएक्शन देखने को मिला है। एल्केम अगेन यहाँ पे ब्लॉक डील के बाद ये रिएक्शन देखने को मिला है। प्रीमियम एनर्जीज में करीबन 2.5% का डाउनसाइड देखने को मिला और सूजलॉ एनर्जी की बात करी जाए तो करीब करीब 2% की गिरावट के साथ ये बंद हुआ है। न्यू एज कंपनियों का ट्रेंड बदलने लगा है। स्पेस की लिस्टेड कंपनियां पहले के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं और इस सेक्टर की पूरी पिक्चर समझा रही हैं मिताली जैन। तो न्यू एज कंपनीज यानी जो न्यू एज फर्म्स है वो अपनी इमेज अब बदलती हुई नज़र आ रही है। जहाँ पहले इन्हें सिर्फ बर्न कैश गेन कस्टमर्स वाली स्ट्रैटेजी के लिए जाना जाता था, वही कंपनीज अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबल ग्रोथ पे फोकस करती हुई नज़र आ रही है। 12 लिस्टेड जो न्यू एज कंपनीज में से 6 ने FY25 के Q4 में अच्छे रिजल्ट्स दिए और ईयर ऑन ईयर इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिला है। कहीं या तो लॉसेस में कमी आई है या फिर कई प्रॉफिट्स ने अच्छी जंप ली है। क्विक कॉमर्स कंपनीज जैसे स्विगी ने रेवेन्यू तो बढ़ा दिया लेकिन उनका लॉस थोड़ा और ज़्यादा गहराता हुआ नज़र आया। वही हुनासा, मामाअर्थ या फिर नायका जैसे ब्रांड्स ने अपनी कमाई में अच्छा खासा स्टेबिलिटी दिखाई है। टॉप परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो नायका, पॉलिसी बाजार, डिलीवरी, गो डिजिट और एग्जीगो ने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस दिलाया है। इसके अलावा हम वन बाय वन करके इनका रेवेन्यू और पैट पे नज़र डालें तो पॉलिसी बाजार ने जो अपना मुनाफा था पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में YOY देखें तो 60 करोड़ से 171 करोड़ तक अच्छा खासा जंप लाया। रेवेन्यू में भी अच्छा खासा जंप आया है। डिलीवरी की बात करें तो Q4 FY24 में जो इनका लॉस था -68 करोड़ का, वो अब जंप करके 73 करोड़ के प्रॉफिट्स पे आ गया है। ये ही दो कंपनियां नहीं, इसके अलावा भी जितनी कंपनियां हैं आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है। साथ ही साथ इनकी जो टॉप लाइन ग्रोथ है वहाँ पे भी अच्छा जंप आया है, चाहे गो डिजिट हो, चाहे एग्जीगो हो, नज़ारा टेक, नायका, सब में ही ऐसा हमें ये देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दूसरी कंपनीज जहाँ एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थी जैसे कि इटर्नल, वहाँ पे हमें रेवेन्यू तो देखने को मिला लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ी कमी आती हुई नज़र आई। स्विगी ने अपने लॉसेस को वाइडन करा, यहाँ पे रेवेन्यू में हमें अच्छी खासी थोड़ी ग्रोथ देखने को मिली है लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वहाँ पे लॉस वाइडन होते नजर आए। इसके अलावा ब्रेन ब्रीज सोल्यूशन भी है जो फर्स्ट क्राई के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे भी लॉसेस वाइडन होते नजर आए। हुनासा भी लिस्ट में शामिल है। तो ये सारी कंपनीज जो न्यू एज वाली कंपनीज है ये अब अपनी सस्टेनेबिलिटी की तरफ और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। ओला की बात करें तो ओला और मोबीक्विक दोनों ने ही अपने इन्वेस्टर्स को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ कर दिया है। रेवेन्यू में भी यहाँ पे डिक्लाइन आया है, साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी में भी दोनों कंपनीज के जो फिगर्स है वो काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा तरीके से हाईलाइट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो न्यू एज कंपनीज पर ये एक छोटी सी रीज़न। तो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज़ से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।